हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज लूस एंड केमिस्ट्री। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं लूस एंड जनरल साइंस बुक की केमिस्ट्री को हर लाइन को समझते हुए 100% परीक्षा दृष्टिकोण के साथ पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर करने वाले हम इस सीरीज में। इस सीरीज में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रसायन शास्त्र का परिचय, परमाणु की संरचना, आवर्त सारणी, अम्ल क्षार और लवण, धातु और अधातु तथा कई महत्वपूर्ण टॉपिक। हर टॉपिक को समझाया जाएगा आसान भाषा में। थ्योरी बेस्ड क्लास चलेगी आपकी। अगर आप एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लूस एंड केमिस्ट्री के साथ। तो दोस्तों, आज हमारी सीरीज का पहला दिन है। इस सीरीज में रसायन विज्ञान के परिचय जानेंगे और पदार्थ की कुछ अवस्थाएं जानेंगे। यहाँ है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवेसिये को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ जाना हमने कि मिस्र के जो प्राचीन लोग हैं, प्राचीन मिस्र में वहां पर कीमिया शब्द से उत्पत्ति होती है केमिस्ट्री की, और जिसका अर्थ था काला रंग। जिसका अर्थ क्या है? काला रंग। मिस्र के लोग जो है काली मिट्टी को केमी बोलते थे, और जो रसायन विज्ञान का अध्ययन था उसको केमी टेकिंग, या हमारे अपने शब्दों में से पढ़े तो केमी टीचिंग कहा जाता था। और रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवेसिये को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, यहाँ पर घेरती आएगा, स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाती है। अर्थात हमारी दुनिया में जो भी वस्तुएं पदार्थ है, यानी पदार्थ है, वस्तुएं हैं, वो क्या करती हैं? स्थान घेरती है। स्थान घेरती है, जिनका खुद का द्रव्यमान होता है, उनकी और जो है अपनी संरचना के में अगर परिवर्तन किया जाए तो उनका क्या करेगी? विरोध करेंगी। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के सहयोग से बनी है। यहाँ 5 तत्व है: क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं जमीन। जो प्राचीन भारतीय थे और यूनानी थे, वो जो है प्रकृति को किस रूप में मानते थे कि जो प्रकृति है हमारी वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। क्षितिज यानी हमारी पृथ्वी, जल, पावक, गगन और जमीन। आपने आज भी सुना होगा कि जो हमारे विश्व है या हमारी प्रकृति है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। हमारे भारत में जो है सबसे पहले अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों के बारे में, कणों के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा। किसने कहा? कणाद ने। कणाद ऋषि ने बताया कि कोई भी वस्तु जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और इन हर एक छोटे कण को क्या कहा? परमाणु। इन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। आगे देखते हैं हम पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। पहला भाग होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरे में होता है रासायनिक वर्गीकरण।
भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होंगे: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत 2 प्रकार आते हैं। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और मिश्रण के अंतर्गत समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। आगे देखते हैं हम तत्व। तत्व जो है, तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है: धात्विक और अधात्विक। यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है: कार्बनिक और अकार्बनिक। सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक प्रकृति के आधार पर जो पहली अवस्था है, ठोस अवस्था, सॉलिड, ये क्या होती है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। ठोस ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, जिसकी भौतिक अवस्था ऐसी हो, आकार निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो। आकार और आयतन क्या हो? निश्चित। जैसे ये बर्फ का टुकड़ा, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, ये ठोस है। लोहे की कोई भी छड़, इसका आकार आयतन क्या है? निश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था वह अवस्था है पदार्थ की जिसका आकार अनिश्चित है। आकार कैसा है? अनिश्चित, पर आयतन निश्चित है। आयतन क्या है? निश्चित। जैसे कोई द्रव है, हमने उसे एक बाल्टी में लिया और उसी द्रव को, उसी लिक्विड को हम किसी बड़े पात्र में ले लें या टब में ले लें, तो क्या होगा? यहाँ पर इसका आकार अगर हम बाल्टी में डालेंगे तो वहां उस आकार का हो जाएगा, पर अगर हम किसी टब में या किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो द्रव जो है वह आकार ले लेगा जिस बर्तन में उसे डाला जाएगा। पर दोनों में अगर हम आयतन देखें, आयतन अपरिवर्तनीय रहेगा। अपरिवर्तनीय, आयतन नहीं बदलेगा, इसका आकार बदल जाएगा पर आयतन नहीं बदलेगा। यानी आयतन कैसा हो? निश्चित। आकार कैसा हो? अनिश्चित। द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। हमने देखा ठोस के आकार आयतन दोनों निश्चित है। द्रव में आकार अनिश्चित है पर आयतन निश्चित है। गैस की बात करें तो गैस में क्या है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा और ऑक्सीजन आदि। यहाँ कुछ नोट दिया गया है। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है, इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों का क्या होता है? कोई भी पृष्ठ नहीं होता, विसरण बहुत आसानी से है। जैसे यहाँ किसी पात्र में है और ये अगर इसके पात्र के दीवारों में छेद हो या पात्र की दीवार फैल जाए तो क्या होगा? गैस जो है फैल जाएगी। गैस क्या होगी? फैल जाएगी। अर्थात इसका क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। इसे आसानी से क्या किया जा सकता है? संपीड़ित भी किया जा सकता है। यानी दाब लगाकर किसी भी बर्तन में बहुत सारी गैस जो है वायुमंडल में फैली हुई भी, उसे क्या कर सकते हैं? एक छोटे पात्र में संपीड़ित करके उसका कुछ रूप जो है परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है संपीड़न के बाद, और उसे आसानी से किसी भी छोटे पात्र में भरा जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी,
पत्थर यह केवल ठोस अवस्था में होंगे। ताप दाब का परिवर्तन करेंगे तो जैसे लोहा, जैसे हमारे पास क्या है, लोहा या लोहे की छड़, उसके ताप और दाब में परिवर्तन करेंगे तो उसका आकार बदला जा सकता है। परंतु क्या हो जाएगा, उसका आकार भी बदला जा सकता है और उसकी अवस्था भी बदल सकते हैं। यानी हम लोहे को अगर बहुत ज्यादा थर्मल हीट दे दें तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। पर लकड़ी और पत्थर ऐसी चीजें हैं जो अपवाद रूप में पाई जाती हैं, इन्हें कितना भी ताप और दाब दिया जाए ये अपनी ठोस अवस्था में ही रहती है। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। जल कैसी अवस्था में रह सकता है, तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। इन्हें ठोस भी रह सकता है, द्रव भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है। तीनों अवस्थाओं में क्या है इनके, इस अनुसार विचरण भी कम होगा। ठोस में विचरण नहीं होता, द्रव में कम होगा, या फिर गैस में क्या होगा, बहुत अधिक होगा। इस फॉर्म में ये मिलते हैं हमें। और जैसे कि जो है हम जल की बात करें तो जल जो है तीन अवस्थाओं में होगा, तीन अवस्था में मिल जाएगा। ठोस के रूप में क्या मिलेगा, बर्फ, द्रव के रूप में जल खुद, और गैस के रूप में जलवाष्प मिलेगा हमें। पर अगर हम देखें तो बर्फ में विचरण नहीं होगा, जल में जो है कम होगा और जल वाष्प में विचरण अधिक होगा। यानी इसका क्रम इस तरीके से चलेगा। बर्फ जो है तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। उच्च पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ठोस से द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे क्या हो जाते हैं, गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमने अपने सामान्य जीवन में कपूर का उदाहरण देखा है। कपूर क्या है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, ठोस अवस्था में मिलता है हमें, ठोस अवस्था में मिलेगा और सीधे क्या होगा, उसका वाष्प में बदल जाएगा। यानी वो क्या होगा, उड़ जाता है। कपूर को आपने कभी लिक्विड फॉर्म में बदलते नहीं देखा होगा, वो सीधे उड़ जाता है, अर्थात उसका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है और पांचवी अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। अब हम जानेंगे तत्व के बारे में। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। तत्व ऐसे पदार्थ है जिसमें क्या होगा, उसका स्वयं के समान परमाणु होंगे, ना कि दो या दो से अधिक पदार्थों में इसको विभाजित किया जाएगा, ना इसका क्या किया जाएगा, विभाजन, और ना संयोग से इसको बनाया जा सकेगा। ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी, तत्व कहलाएंगी। हम आगे चल के मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसमें जो है हमारे 118 तत्व जो ज्ञात तत्व है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ तत्व है सोना, चांदी, ऑक्सीजन। इन्हें ना तो हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं अन्य तत्वों से मिलाकर बना सकते हैं, यानी अन्य जो पदार्थ है उनके दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बना सकते हैं, ना ही इन्हें सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं। ये स्वयं एक जो है संपूर्ण रूप में होते हैं, उन्हें क्या कहा गया है, तत्व कहा गया है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हो, यौगिक कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा तत्व को किन्हीं अन्य दो पदार्थों के योग से नहीं बनाया जाता, पर जो यौगिक है वो क्या है कि रासायनिक संयोग से किन्हीं दो पदार्थ या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हो, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे कि जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर तो बनता है,
इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद एक ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन इन दोनों का संयोग से यानी जल बनता है जब वो क्या करता है, आग को बुझा देते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों से तो मिलकर बनेगा यौगिक, पर ये अपने जो तत्व हैं उनके जो गुण है उनसे भिन्नता दर्शाएगा। यौगिक जो होगा वो भिन्नता दर्शाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, जल बनता है, हमारा जल बनता है जिसका सूत्र है H2O। हाइड्रोजन खुद एक ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है। ऑक्सीजन क्या है, सहायक है जलने में, पर हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील है खुद। पर जल जब बनता है इनके संयोग से, जब जल बन जाता है तो जो है ये जल ही आग बुझाने का काम कर देता है ना। यानी यौगिक का जो गुण है वो भिन्नता दर्शा रहा है। अब हम देखते हैं मिश्रण के बारे में। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त हो जाए मिश्रण कहलाएगा। अभी हमने यौगिक देखा दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, पर कैसे मिलेंगे, वो एक निश्चित अनुपात में, तब वो यौगिक बनेगा। पर यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों की किसी भी अनुपात में, कैसे अनुपात में, किसी भी अनुपात में, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित अनुपात है, मिलने से प्राप्त हो मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। इसे जो है सरल यांत्रिक विधि के उपयोग से इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, पुनः इनके प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। ना इसको रिवर्सेबल इसकी रिएक्शन करा ली जाती है ना, इसे इसके पुराने अवयवों में प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा यौगिक में निश्चित अनुपात है, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात रहता है। मिश्रणों को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। हम मिश्रणों को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। सबसे पहले आता है रवाकरण। रवाकरण को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ऐसी विधि है कि इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा बाद में क्या किया जाता है, गर्म अवस्था में ही इसे छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ जो है क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। जैसे शक्कर और नमक के मिश्रण को एथिल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या किया जाएगा, एक उचित विलायक में मिला के इसको गर्म कर लिया जाएगा और गर्म करने के बाद इसे तुरंत छान दिया जाएगा और तुरंत छानने के बाद इस विलयन को कम ताप पर क्या करा जाएगा, धीरे धीरे ठंडा। और जब धीरे धीरे विलयन ठंडा होगा तो जो शुद्ध पदार्थ है उसका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। जो शुद्ध पदार्थ है वो विलयन से किस रूप में पृथक मिलेगा, हमें क्रिस्टल के रूप में। ये विधि क्या कहलाएगी, क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण। अब हम पढ़ेंगे आश्वन विधि। आश्वन विधि को कहा जाता है डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, अंतर क्या होता है, अधिक होता है, तो उसके मिश्रण को आश्वन विधि से पृथक करते हैं। किस विधि से करते हैं अलग, आश्वन विधि से, अर्थात द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। आश्वन विधि के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो किसे अलग किया जाता है, इसे द्रव मिश्रण को, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है आश्वन विधि। और इसका प्रथम भाग बाष्पीकरण और दूसरा भाग क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। दो द्रवों के क्वथनांक में क्या होगा, अधिक अंतर होगा। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन जो विधि है, इस विधि द्वारा ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं। ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करेंगे जिसमें एक ठोस क्या हो जाए, ऊर्ध्वपातित हो जाए और दूसरा ठोस जो है ऊर्ध्वपातित ना हो। इस विधि से कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रेसिन आदि को अलग करते हैं।
इनमें जो है इसके एग्जाम्पल के यानी इसके उदाहरणों के नाम याद रखना है आपको कि जो ऊर्ध्वपातन विधि है, ठोस से क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस से सीधे क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन, वाष्प में परिवर्तन होता है। तो इसमें ऐसे ठोस लिए जाएंगे जो एक तो क्या हो जाए, ऊर्ध्वपातित हो जाए, और दूसरा कैसा हो, ऊर्ध्वपातित ना हो। इस विधि में आपको उदाहरण जरूर याद रखने हैं कि कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रेसिन आदि को अलग करने की विधि है ये। नेक्स्ट देखेंगे आंशिक आशवन। आंशिक आशवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि में वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनमें क्वथनांक में क्या हो, अंतर बहुत कम हो, आंशिक आशवन से अलग करेंगे। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल को जो है अलग करने की एक विधि होती है, उस विधि को क्या कहा जाएगा, आंशिक आशवन। हम जो है पृथ्वी से जब हमें क्या प्राप्त होता है, कच्चा पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल प्राप्त होता है, जब खनिज तेल, उससे डीजल को अलग करना, केरोसिन को अलग करना यानी मिट्टी तेल अलग करना, पेट्रोल, कोल तार, ये सब जो है इनके जो क्वथनांक है, इनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, और ये जो है आंशिक आशवन द्वारा अलग अलग कर लिए जाते हैं। इसके आंशिक आशवन किया जाता है तो जहां इनका क्वथनांक जिस लेवल पे मैच होता है, यानी पेट्रोल का अलग होता है, डीजल का अलग होता है, मिट्टी तेल, उस क्रिया में, उस स्टेज में क्या होता है, इस विधि के उस स्टेज में ये पदार्थ अलग कर लिए जाते हैं। जब हम पेट्रोल का आशवन पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि डीजल का अलग ताप होता है, मिट्टी तेल का अलग होता है, कोल तार का अलग होता है, और अलग अलग लेवल पे ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी। इस विधि द्वारा क्या किया जाएगा, इस विधि यह तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता, कौन सी क्षमता, अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है, तथा वह किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार के इसे पृथक कर लिया जाता है। देखिए इस विधि को किस प्रकार समझेंगे, आप एक कागज लीजिए, अगर हम इस कागज पे क्या डाल दें, जल डाल दें, वो बहुत जल्दी इस कागज में एब्जॉर्ब होगा और बहता हुआ ये कागज को और गीला कर जाएगा, यानी अवशोषित कर लेगा कागज, और बहते हुए ज्यादा दूरी को जो है इसकी जल से अवशोषित हो जाएगी और कागज जो है गीला हो जाएगा। पर अगर हम इसी कागज पर क्या डालें, शहद डालें और यह शहद जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, कम अवशोषण होगा। और इस कम अवशोषण द्वारा क्या किया जाता है, जो एक पदार्थ जल्दी अवशोषित हो जाता है और दूसरा पदार्थ क्या होगा, धीरे अवशोषित होता है। उस प्रकार हम इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं वर्ण लेखन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। अगला है भाप आशवन। भाप आशवन जो है स्टीम डिस्टिलेशन। ये कुछ जो है हम देखा आशवन, आंशिक आशवन, भाप आशवन, ये थोड़ा सिमिलर वे में चलते हैं। इस विधि में कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। किस मिश्रण को, कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, परंतु भाप के साथ क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। तो इसका पहला टॉपिक है द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए यानी मेल्ट हो जाए, उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस ताप पर क्या हो, वस्तु मेल्ट हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए।
वो ताप क्या कहलाएगा? द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहेगा। क्या रहे? विशेष दाब नियत रहता है, और जब तक पदार्थ गलता रहेगा तब तक ताप क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हिमनांक, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष ताप पर वह नियत ताप जिस पर कोई भी द्रव क्या हो? जम जाता है, हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, कोई द्रव है, कोई लिक्विड है हमारे पास, और लिक्विड कोई है जो निश्चित ताप T पर क्या हो रहा है? जम जा रहा है। जम जा रहा है तो वह ताप क्या कहलाएगा? उसका हिमनांक कहलाएगा। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक व हिमनांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवणांक व हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। अगर किसी पदार्थ में अशुद्धि मिली होती है तो उसका हिमांक जो है और द्रवणांक क्या होगा? कम हो जाएगा। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। नेक्स्ट है उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा आदि। अब हम देखिए गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में अधिकांश पदार्थ है गर्म करने पर, यहाँ पर आएगा गर्म करने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। क्या होगा? कोई भी क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टलीय पदार्थ इसका जो है गर्म करेंगे इसका, तो ये पिघलने लगेगा। अब पिघलने लगेगा तो ये फैल जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, और ऐसी दशा में जो है ठोस अपने ही गले द्रव में, यानी कुछ जो द्रव है इसका द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसी में क्या होता है? डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लावन करते रहते हैं। किसी विशेष गुण के कारण पर टुकड़ा गले हुए पानी में प्लावन करता है। विशेष गुण के कारण देखिए, जो ढलवा लोहा है, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या होंगे? अपने गल जाएगा तो आयतन में सिकुड़ जाएंगे, और आयतन में सिकुड़ जाएंगे तो इस प्रकार जो ठोस है वो अपने ही गले द्रव में क्या होगा? प्लावन। प्लावन मतलब तैरने लगता है। सांचे में केवल पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वह सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। सांचे में उन पदार्थों से बनाया जा सकता है सिर्फ जो ठोस बनने पर क्या हो जाए? आयतन में बढ़ जाए। आयतन में कैसे हो? बढ़ जाए। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। मुद्रण धातु जो है ऐसे पदार्थ से बने हैं जो अगर इनको जमाया जाए तो इनका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। चांदी या सोने की मुद्रा डाली नहीं जाती, वे केवल मोहर लगाकर बनाई जाती है, ढाली नहीं जाती। इनको सांचों में नहीं बनाया जाता, इनको केवल कैसे बनाया जाता है? मोहर लगाकर बनाया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि जो चांदी और सोने की मुद्राएं हैं ढाली नहीं जाएंगी, केवल मोहर लगाकर इनके सिक्के बनाए जाते हैं। मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर।
फ्रीजिंग मिक्सचर किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के कारण द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। जब क्या होगा कि किसी ठोस का द्रवणांक उसके गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी और वह गुप्त ऊष्मा होगी उसकी। वो जैसे यहाँ बर्फ का टुकड़ा है और यही जल है, तो जल में अगर हम बर्फ का टुकड़ा रख दें तो बर्फ का टुकड़ा जो है जल से क्या लेगा, हीट लेगा, यानी ताप ग्रहण करेगा और पिघलने लगेगा। और पिघल के जब जो होगा तो मिश्रण का ताप बनेगा, तो मिश्रण का ताप क्या होगा, घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ के 3 भाग मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, मिश्रण का जो ताप है -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इससे जो है आइसक्रीम आसानी से जम जाती है। मिश्रण का ताप क्या होता है, घट जाता है। अब है बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। द्रव में वाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। द्रव के वाष्प में परिणत होने की क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक होता है वाष्पन इवेपोरेशन और दूसरा होता है क्वथन बॉइलिंग। क्वथनांक सबसे कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं, है ना। यहाँ पर 2 प्रकार से होगा, वाष्पन से होगा और दूसरा होगा क्वथन बॉइलिंग से होगा। अब देखेंगे हम वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करेगी। पहला, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना क्या होगा, कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। और दूसरा है द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। अगर हम क्या करें, द्रव का ताप बढ़ा दें तो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया और अधिक होने लगेगी। तीसरा है द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। जैसे अगर हम किसी जल की निश्चित मात्रा लें और उसे गिलास में रखें और एक बड़े फैले पात्र में रखें उतनी ही मात्रा, तो वाष्पन की क्रिया जो है जो इस वाले पात्र में, जो फैला पात्र है उसमें वाष्पन की क्रिया क्या होगी, तेज, अपेक्षाकृत ग्लास में रखे पानी से। यानी द्रव के खुले पृष्ठ का, इसका खुला पृष्ठ ज्यादा है तो इसमें वाष्पन तेजी से होगा। नेक्स्ट है द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेजी से होगा और द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर दाब जितना बढ़ जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही क्या होगी, घट जाएगी। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में है द्रव के किसी दिए हुए नियत ताप के लिए नियत मान के लिए नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यहाँ कोई पात्र में हमारे पास जल है और वो उबल कर किस में परिणत हो रहा है, वाष्प में। उबल कर क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो जैसे ही बॉईल होता है तेजी से और उसमें वाष्पीकरण होने लगता है। वो नियत ताप रहेगा, जब उसमें वाष्प बननी चालू हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, क्वथनांक। ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संरचना। उम्मीद है आपने सारी बातें समझी होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में बताएं कैसा लगा और सबसे जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली क्लास को मिस ना करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई समझ और उसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, स्मार्ट स्टडी, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन, द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी।